Welcome everyone to the new video of Economics Class 12th. Now in this video we are starting with the next unit, Unit 3 of Indian Economy. The name of the unit is Economic Reforms. In some books you will find the name as Liberalization, Privatization, Globalization. In some books the name is given as New Economic Policy. In some books it is given as Economic Reforms. So altogether it's the same thing, and we have Unit 3 of Indian Economy by this name. So let us start with this unit. Now, what do we mean by the word economic reforms? So let us not go for the term economic reforms. Let us first go about the term reform. Reform का मतलब क्या होता है? Reform means a fundamental change. Any change is called a reform. Now, obviously, when it is related to the economy of the country, it is called economic reform. So economic reform refers to fundamental changes which are obviously introduced by the government to bring an improvement in the economy through various policies of the government. That is called economic reforms. Now, as you all know, it's very evident that India adopted its economic reforms in 1991. अब ऐसा हुआ क्या था 1991 में that we needed to adopt the new economic policy या economic reforms जिसको हम लोग कहते हैं. So let us see exactly what happened. I'll just try to give you a small brief of exactly what was going on in the Indian economy and around the world when in 1991. So let us first think. There were actually some separate things. First important thing which was going on was, since you all know, we got independence in 1947. Now when we got independence in 1947, our economy was actually very stagnant. Now when we got independence, our economy was very stagnant. We had nothing at all. बिल्कुल वाइब्रेंट नहीं थी, बिल्कुल ही स्टैगनेंट सी इकॉनमी थी हमारी. एग्रीकल्चर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर हमारा ऑल टाइम लो पे था. इंडस्ट्री हमारी ऑल टाइम लो पे थी. और मज़े की बात है, हमारे पास कोई भी बेसिक इंडस्ट्रीज़ नहीं थी. और ऊपर से गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी बात क्या कर दी, गवर्नमेंट ने कहा वी विल बी सेल्फ रिलायंट. गवर्नमेंट ने अपने जो 5 ईयर प्लान्स बनाए फ्रॉम 1950 टू 1990, उसमें गवर्नमेंट ने एक पॉइंट रखा सेल्फ रिलायंट का. मतलब कि जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे खुद प्रोड्यूस करेंगे और खुद खाएंगे, हम तो बाहर से कुछ लेने वाले हैं नहीं. ठीक है. अब इससे हुआ क्या, व्हेन केम 1990, तब तक गवर्नमेंट के ऊपर ह्यूज बर्डन आ गया. क्यों? क्योंकि हमें सेल्फ रिलायंट बनना था. इंडस्ट्री थी नहीं, सारी इंडस्ट्री बनाने की जिम्मेदारी किस, गवर्नमेंट की. तो सारा का सारा बर्डन आ गया गवर्नमेंट के ऊपर. पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं. पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर. ठीक है ना. तो वो बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने हर चीज़ में इन्वेस्ट करा है. गवर्नमेंट इंडस्ट्री बना रही है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फार्मर्स को सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट ही राशन शॉप्स खोल रही है, गवर्नमेंट सारा काम कर रही थी. तो इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर सारा बर्डन बढ़ गया था. ठीक है. तो इट वॉज हैवी डिपेंडेंस ऑन द पब्लिक सेक्टर. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो हमने सेल्फ रिलायंस की बात करी, हमने अपनी इकॉनमी को क्या बना दिया था, हमने अपनी इकॉनमी को बना दिया था क्लोज्ड इकॉनमी. ठीक है, हम सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं, लेकिन हम साथ में हमने अलाउ भी नहीं करा कि कोई और लोग हमारे यहाँ आके बिजनेस कर सकें. हमने उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स दिए दैट हमारी इंडस्ट्रीज़ अभी न्यू हैं, कंपटीशन नहीं कर सकती हैं एंड ऑल दो स्टफ. लेकिन हमने अपनी इकॉनमी बना दी क्लोज्ड इकॉनमी. तो बाहर से ना ही कोई टेक्नोलॉजी आ रही थी, ना ही कुछ हमारे पास सामान आ रहा था सस्ते रेट पे. हम सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे खुद, वो भी महंगे रेट पे. ठीक है. तो ऑल टुगेदर और ख़राब हो गया. और लास्ट कहाँ पे आया, लास्ट 1980s में जब स्टार्ट हुआ, एंड 90s 80s में लास्ट में वो हुआ था गल्फ़ क्राइसिस. हाँ जी, सबने सुना है इसके बारे में, व्हाट इज़ गल्फ़ क्राइसिस, बट थोड़ा सा आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट. गल्फ़ क्राइसिस क्या था? बेसिकली इट वाज अ वॉर बिटवीन इराक एंड US. वॉर क्या थी? इराक, कुवैत, ये सब कंट्रीज, अब 7 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, ये सब मिल गई थी. एंड इराक बीइंग द लीडर वांटेड टू हैव अ मेजॉरिटी शेयर अबाउट दैट. ठीक है. और इन सब ने मिलकर एक कार्टेल बना लिया जिसको इन्होंने कहा था ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो अभी भी है. ओपेक ने क्या किया? तो ओपेक ने प्राइजेस बढ़ा दिए थे ऑयल के, क्रूड ऑयल के. ठीक है. जब ओपेक ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए तो ऑब्वियस सी बात है, क्रूड ऑयल हर बंदे को चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो ओवरऑल इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा. तो इराक में और US में वॉर शुरू हो गई. उस वॉर को हमने कहा गल्फ़ वॉर या गल्फ़, जिसकी वजह से हमारे आए गल्फ़ क्राइसिस. ठीक है. पूरे वर्ल्ड में ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए. अब जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, इंडिया ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में चल रहा था, ऑयल प्राइस बढ़ गए. ऑयल तो इंडिया इंपोर्ट करता था, मतलब अब इंडिया को इंपोर्ट
के लिए पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा इंडिया का। तो ये एक तरह से हल्का सा ब्रीफ था कि उस टाइम पे हो क्या रहा था। तो लेट अस फाइंड आउट व्हाई डिड वी नीड टू गो फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, करना क्यों पड़ा, एकदम से क्या थ्रेशोल्ड लिमिट आ गई कि हमें करना पड़ गया, ठीक है। लेट अस सी फर्स्ट थिंग, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, ये सारे जो थे, एग्रीकल्चर लो था, इंडस्ट्री लो थी, सब हम सेल्फ रिलायंट की बात कर रहे थे, सारा सामान हम इंडिया में ही बना रहे थे, और ऑयल जो है, ऑयल ये प्राइस बढ़ गया था। प्राइस ऑयल का बढ़ेगा ना फ्रेंड्स तो होगा क्या, सिंपल है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा। पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो जो वेजिटेबल सपोज हिमाचल प्रदेश में प्रोड्यूस हुई है वो दिल्ली तक आते आते महंगी हो जाएगी, ट्रक का कॉस्ट बढ़ गया, रिलेटेड टू माउंटिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, जनरल इन्फ्लेशन। सेकेंड ऑब्वियसली गल्फ क्राइसिस, अभी हमने बात करी इस बारे में। थर्ड पॉइंट आता है इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट। हमने अभी गवर्नमेंट बजट की वीडियोस में देखा है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट इज गवर्नमेंट्स डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। अगर गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं, उसके रिसीट्स कम है, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। अब यहाँ देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया कि गवर्नमेंट सब कुछ कर रही थी, इट वॉज हैवी, आर इंडिया गवर्नमेंट जो है वो सारा कुछ वही फाइनेंस कर रही थी, इंडस्ट्री भी, एग्रीकल्चर भी। देयर वॉज अ हैवी डिपेंडेंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ के लोग गरीब थे, इसलिए गवर्नमेंट उनसे हाई रेट ऑफ टैक्सेशन चार्ज नहीं कर सकती थी, इसलिए हमारे रेवेन्यू रिसीट्स बहुत कम थे। इसलिए हमारे जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे और रिसीट्स कम थे तो वी हैड fiscal deficit, huge amount of fiscal deficit. Then we had huge BOP deficit also. Huge BOP deficit का मतलब क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है ऑयल ख़रीदने के लिए बाहर से। तो BOP क्या होता है, BOP होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जितना खर्चा, जितना इंपोर्ट हमने करा उसका पैसा दिया, माइनस जितना एक्सपोर्ट हमने करा उसका पैसा लिया। तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था तो खर्चा हमारा ज़्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट कम था तो हम कम हमारे पास आ रहा था। और एक्सपोर्ट कम क्यों था, क्योंकि हम सेल्फ रिलायंट की बात कर रहे थे, है ना, जितना प्रोड्यूस खुद ही कंज्यूम कर रहे थे वो भी कम पड़ रहा था हम लोगों को। तो हमारा इंपोर्ट बिल तो बहुत ज़्यादा था, बिकॉज सेल्फ रिलायंट एंड बिकॉज ऑफ द ओपेक पॉलिसी। लास्ट परफॉर्मेंस विद पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द PSUs। उस टाइम पे क्या हो गया था, हाँ जी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आराम से बैठेंगे, सैलरी मिलेगी, मोटी और खाएंगे, कोई इनोवेशन नहीं, कोई नई चीज़ नहीं आती थी। प्राइवेट सेक्टर नेवर वांटेड टू एंटर इनटू गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि बहुत ही बाबूइज़म जिसे कहते हैं ना, एक वो हो गया था इन सब में। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी प्रॉफिट्स नहीं दे रही थी। तो ये सब रीजंस से तो इकॉनमी बहुत बुरी हालत में थी, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा था। टू फाइनेंस दैट एक्सपेंडिचर वी हैड नो ऑप्शन बट टू गो टू द वर्ल्ड बैंक। सो वी वेंट टू द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के पास जाकर हमने उनसे लोन मांगा और हमें वर्ल्ड बैंक ने दिया भी $7 बिलियन का लोन। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक ने हमें $7 बिलियन का लोन दिया तो फ्रेंड्स उसने एक कंडीशन रखी दैट वी नीड टू ओपन अप आवर इकोनॉमी। कंडीशन वर्ल्ड बैंक की ये थी, वी नीड टू लिबरलाइज आवर इकोनॉमी, वी नीड टू ओपन अप आवर इकोनॉमी, अदरवाइज द सिचुएशन विल कंटिन्यू। सो going on the World Bank's guidelines and all these problems, we decided to follow new economic policy and open up our economy. In the next videos, coming videos, I'll be telling you what was the new economic policy.